गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ओमीसा क्लासेस। अगर अभी तक आपने ओमीसा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू ओमीसा क्लासेस। तो आज हम इस आर्टिकल में बात करेंगे कि रूस को एफएटीएफ की जो मेंबर कंट्रीज है उससे बाहर कर दिया गया है। और इसमें इसमें ये बोला गया है कि रसिया किक आउट ऑफ एफएटीएफ मेंबरशिप एज साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया ज्वाइन ग्रे लिस्ट। इसमें यह हुआ है कि जो साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया है इसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें रसिया को जो मेंबरशिप को लेके बहुत सारे आर्टिकल इसमें पब्लिश किए गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में ये हुआ है कि रसिया और यूक्रेन वॉर के अभी जो एनिवर्सरी है वो पूरी हुई है। क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर की जो शुरुआत हुई थी वो 24 फरवरी 2022 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और आज 24 फरवरी 2023 से इसके एक साल होने के उपलक्ष्य में इसको एफएटीएफ की जो इसकी मेंबर कंट्रीज से बाहर कर दिया गया है। कि इसमें यह भी हुआ है कि जो यूएस के बहुत सारे जो सैंक्शन हैं इनके ऊपर लगाए गए हैं। अभी हाल ही में ये हुआ था कि जो अगर मैं बात करूं, फ्रांस ने इंडिया से अपील की थी कि एक बार कम से कम आप रसिया के अगेंस्ट आप वोट कीजिए, तो इंडिया ने इससे अब्सटेन किया है, इसमें भाग ही नहीं लिया है। हमने ये देखा कि जब से ये यूक्रेन वॉर हुआ है तो मतलब रसिया ने यूक्रेन का जो ये वाला क्षेत्र है ये कब्जा कर लिया है। इसके बाद हमने ये देखा है कि बीच में अभी बात हुई थी कि भारत के प्रधानमंत्री एससीओ की जब मीटिंग में गए थे तो उन्होंने बोला था कि ये जो टाइम है वो मतलब युद्ध का समय नहीं है। तो उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने बोला व्लादिमीर पुतिन ने कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा ये भी है कि हम भी युद्ध नहीं चाहते। लेकिन क्या है कि रसिया ये कहता है कि इस वाले क्षेत्र को यूक्रेन को छोड़ना होगा, लेकिन यूक्रेन कहता है कि हम किसी भी तरीके से इस वाले क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे, ये हम वापस लेंगे तभी पीस कायम हो सकती है। इसको लेके बात हुई थी। इसके बाद हमने ये देखा कि लगातार वहाँ पे पश्चिमी देशों से लगातार इनके ऊपर अटैक होता रहा और बहुत सारे सैंक्शन लगते चले गए। इसके बाद हमने ये देखा कि दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो यहाँ पे बहुत सारे मॉल खुले थे, बहुत सारे स्टोर खुले थे, उन्होंने भी उससे पुल आउट कर लिया। और उसके बाद हमने ये देखा कि उनकी जो मार्केट है, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट देखूँ, एप्पल देखूँ, तो उनकी मार्केट एकदम खाली हो चुकी है। वहाँ पे इस समय अगर देखा जाए तो इंडियन प्रोडक्ट और चाइनीज़ प्रोडक्ट की भरमार लगी हुई है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसके बाद हमने ये देखा कि यूक्रेन युद्ध की जो पहली एनिवर्सरी जब मनाई गई है तो इसमें हमने ये देखा कि अगर मैं ब्लैक लिस्ट की बात करूं तो ईरान, जो नॉर्थ कोरिया है, इसको पहले से ही एफएटीएफ, और इसमें जो म्यांमार है, म्यांमार में जैसे ही तख्तापलट हुआ है तो उन तीनों देशों को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो एफएटीएफ है यूक्रेन के खिलाफ अवैध, अकारण और अनुचित युद्ध छेड़ने के लिए रूस की जो सदस्यता है एफएटीएफ से, उससे बाहर कर दिया गया है। अगर मैं एफएटीएफ की बात करता हूं तो एफएटीएफ का जो लोगो है वो इस तरीके से होता है। अगर मैं एफएटीएफ की बात करता हूं तो इसका जो मकसद है, इसकी जो स्थापना है 1989 की गई थी, और मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग इसका मुख्य उद्देश्य है कि इन चीज़ों को रोकना चाहिए। और G20 की जो समिट हुई थी पेरिस में, उसमें ये बैठक आयोजित की गई थी। इसका जो सबसे पहले 1989 की अगर मैं बात करूं तो इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कैसे रोका जाए और इसके जो उपाय हैं और विकास इसका जांच की जाए। इसके बाद हमने ये देखा कि 9/11 जैसे ही यूएसए में हुआ था 2001 में, उसमें हमने ये देखा कि एफएटीएफ में आतंकी जो वित्त पोषण है, टेरर फाइनेंसिंग है, इसमें जोड़ा गया था। और 2012 में सामूहिक विनाश के जो हथियार होते हैं उनके प्रसारण के जो वित्त पोषण हो रहा है, जो फाइनेंसिंग हो रही है, उसको भी इसमें नियंत्रण करने की बात की जा रही है। अगर मैं एफएटीएफ की बात करूं तो एफएटीएफ की जो बैठक है वो प्रतिवर्ष 3 बार होती है, हर 4 महीने के बाद। अगर मैं बात करूं एफएटीएफ में इस समय 39 देश हैं, और अगर 39 देशों में क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय आयोग है, खाड़ी सहयोग परिषद है, ये सारे इसमें जो संगठन इसमें शामिल हैं। अगर मैं इस समय बात करूं तो ये जो एफएटीएफ में जो अगर मैं बात करूं यूरोप के देशों का इसमें वर्चस्व देखने को मिलता है। कैसे? इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी, जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इजराइल भी यूएसए का एक मतलब एलाइड कंट्री है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इटली, जापान, कोरिया गणराज्य और लग्जमबर्ग, ये सारे वो देश हैं जो यूरोप के देश हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि यूरोप का इसमें वर्चस्व देखने को मिलता है। किसी भी देश को निकालना या जोड़ना इसमें शामिल होता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत को एफएटीएफ में 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ था। अगर मैं 2010 की बात करूं तो भारत को इसमें पूर्ण सदस्य बना लिया गया था। भारत क्या होता है कि भारत इसमें सहयोगी साझेदारों में से एक है, और एशिया पैसिफिक ग्रुप में भी भारत इसमें सदस्य है, और जो रसिया है वो भी इसका सदस्य है। अगर मैं एफएटीएफ की बात करूं तो इस समय अगर मैं बात करूं तो 39 इसमें देश हैं, और इसके बाद हमने ये देखा जो रसिया है, रसिया को इससे अलग कर दिया गया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं।
अगर मैं इसकी सचिवालय की बात करूं तो इसका जो सचिवालय है वो आपको पेरिस में देखने को मिलेगा और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD इसमें मुख्यालय इसमें स्थित है। अगर मैं FATF की अगर मैं बात करूं तो ये वैश्विक नेटवर्क के मूल कार्य का समर्थन करता है और FATF जो सचिवालय है, FATF वार्षिक बजट प्रदान करता है जिसमें सदस्य देश जो हैं इसमें पैसा प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं ग्रे लिस्ट की बात करूं तो ग्रे लिस्ट टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के समर्थन करने वाले देश होते हैं और उनको क्या होता है कि एक निगरानी में रखा जाता है कि अगर कोई किसी तरीके से उनके यहाँ इस तरीके से अगर गतिविधियाँ पाई जाती हैं तो उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। इससे ये होता है कि बहुत सारी जो वहाँ पे मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है उसमें रोक लग जाती है जिससे कोई भी देश इसमें जाने से बचता है। अगर मैं ब्लैक लिस्ट की अगर बात करूँ तो उनमें सीधी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि आतंकी फंडिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो वहाँ पे बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। इससे पहले हमने देखा है कि ईरान पर सैंक्शन लगे थे और उत्तर कोरिया और म्यांमार ब्लैक लिस्ट में इसमें शामिल हैं और म्यांमार में जब से तख्तापलट हुआ है उसको भी इसमें रखा गया है। इसके पहले हमने ये देखा है कि अक्टूबर 2022 में हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान है ग्रे लिस्ट से इसको बाहर निकाला गया, लेकिन आप ये देख सकते हैं पश्चिमी देशों की इसमें वर्चस्व देखने को इस तरीके से मिलता है कि एक तरफ तो जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया, लेकिन साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को इसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया। देखो साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री है जो रूस, रसिया और जो चाइना के साथ में युद्ध अभ्यास करता है। तो क्या होता है कि रसिया और चाइना के अगेंस्ट तो यूरोपीय देश हैं ही, खास तौर पे जो USA इनके खिलाफ है। लेकिन अगर कोई देश क्या होता है कि इंडिया भी इसमें शामिल है, लेकिन इंडिया के पक्ष में बोल नहीं सकते क्योंकि इंडिया इस समय सेंट्रल पावर के रूप में उभर रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे तो इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकते वो, तो इस वजह से जो साउथ अफ्रीका है उसको दंडित कर रहे हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस समय जो क्या हुआ है कि अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका है इसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ क्या होता है कि यूरोप के कंट्रीज़ जो ये वाला क्षेत्र है इसको यूरोपियन कंट्रीज़ इसको बोलते हैं, ये USA है। तो इनका जो संगठन देखने को मिलता है इसमें इन जो देशों का वर्चस्व देखने को मिलता है। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो निर्णय इसमें लिए जाते हैं कि हमेशा पक्ष में होते हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि जिस तरीके से एनिवर्सरी मनाई गई है, 1 साल पूरा हो गया है, इसके बाद हमने ये देखा है कि रसिया के ऊपर जो बहुत सारे सैंक्शन हैं और लगा दिए गए हैं। हमने ये देखा था कि जैसे ही रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तो UN समेत जितने USA ने भी बहुत सारे इनके ऊपर सैंक्शन लगाए थे, जिसके बाद हमने ये देखा कि लगातार वहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ महंगाई और बहुत सारी चीज़ें इसमें बढ़ती जा रही हैं और दुनिया में लगातार हमने देखा है कि जो फूड की कमी महसूस की जा रही है। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि रसिया के ऊपर जितने सैंक्शन हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन हैं यूरोप के द्वारा, USA के द्वारा लगाए गए हैं और हमेशा हमने देखा है कि पूरी दुनिया में जो गरीब देश भी हैं उनके ऊपर लगातार जो अगर मैं बात करूं महंगाई की जो चपेट है लगती जा रही है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि यूक्रेन में पहुंचे थे, अगर मैं जो बाइडेन की बात करूं, ये USA के राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो वो पहुंचे थे। इनका पहले प्लान ये था कि हम पोलैंड जाएंगे, लेकिन पोलैंड में गए ये, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि 10 घंटे की यात्रा, ट्रेन यात्रा के बाद ये यूक्रेन पहुँचे और उसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता रसिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं अभी तक की बात करूं तो USA ने लगभग $113 बिलियन अप्रूव किए हैं यूक्रेन के लिए कि आप लगातार युद्ध कीजिए और हम आपके पीछे खड़े हैं। इससे क्या होता है कि हमेशा हमने ये देखा है कि जो USA है, USA हमेशा चाहता है कि दुनिया में युद्ध होते रहें जिससे इनके जो हथियार हैं बिकते रहें। और इन सब चीज़ों के नाम पर हमने ये देखा कि कितने ऐसे देश हैं जो बर्बाद हो चुके हैं इनके, कि हम यहाँ पे फ्रीडम लाएंगे, यहाँ पे पीस लाएंगे, हम यहाँ पे आज़ादी लाएंगे, यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। क्योंकि एक समय ऐसा था कि एक तरफ था साम्यवाद, एक तरफ था हमने ये देखा कि जो लोकतंत्र था, तो लोकतंत्र का जो नेता था वो USA बनना चाहता था। जो साम्यवाद था अगर मैं बात करूँ तो उसका जो नेता था USSR बनना चाहता था। इसके बाद हमने ये देखा कि हमेशा जो डेमोक्रेसी लाना चाह रहे थे। तो इसके बाद हमने ये देखा कि कई ऐसे देश हैं, अगर मैं आपकी बात करूं तो इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, इन देशों के इन्होंने ध्वस्त करके रखा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पे हमने ये देखा कि USA ने रसिया के ऊपर जिस तरीके से सैंक्शन लगाए हैं, उससे हम ये देखेंगे कि जो रसिया है उसका जो अग्रेसन यूक्रेन के ऊपर वो बढ़ता ही जाएगा। और ये चीज़ इन सब चीज़ों को कम नहीं कर रहे हैं। और जो घायल शेर होता है अगर आप लगातार उसको इस तरीके से करोगे तो वो हमेशा और ही खतरनाक होता जाता है। इस तरीके से हम देखेंगे। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इंडिया के ऊपर जो प्रेशर है लगातार बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो इस साल की जो मीटिंग है 2023 की जो G20 मीटिंग है वो इंडिया में होनी है। इससे फ्रांस का ये कहना है कि इंडिया को
रसिया के खिलाफ बहुत सारे जो वर्ड है, बहुत सारे जो उनके ऊपर बयान देने चाहिए, लेकिन इंडिया इससे बच रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आप अपडेटेड वीडियो में बनाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।